हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे 23 जनवरी 2022 का जो पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसकी फर्स्ट मीटिंग का पेपर। और उसी के साथ ही जो है पीएनपी की जो आज की आंसर की जारी हुई है, उससे हम अपने उत्तर का जो है मेल करेंगे और देखेंगे कि उनके उत्तर कुंजी में और हमारे आंसर में क्या क्या गलतियाँ हैं और किस तरीके से हम वहाँ पर जो है अपना सुधार कर सकते हैं, क्या अभी नंबर बढ़ने के चांस हैं या नहीं है। इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले अपने पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, जो कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि से लिया गया है। इसमें पहला प्रश्न है, कोलर निम्न में से किससे संबंधित है। इसमें दूसरा ऑप्शन माना गया दिगम के सिद्धांत से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। ये मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है, आप सबको पता है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। फिर अगला है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सृजनात्मकता, समस्या समाधान, समझ, अनुप्रयोग। तो इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन समस्या समाधान के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही किए हैं। फिर इनमें से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, यानी कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुत्ते को विषय रख करके अपना प्रयोग किया था। तो पावलाव है, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह में किसके घटक हैं ये तीनों। ऑप्शन है बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व और सृजनात्मकता। तो यहाँ पर जो है चौथा वाला ऑप्शन सही था, यानी कि मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह जो है सृजनात्मकता के एक घटक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, युयुत्सा है मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है, कल्पना है, संवेग है। तो ये जो है यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही सही माने हैं, यानी कि मूल प्रवृत्ति। ठीक। अगला प्रश्न है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व और शारीरिक तत्व और सामाजिक परिवेशजन्य तत्व में से जो है चौथा वाला ऑप्शन सही है आपका, यानी कि सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ठीक। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम इनमें से कौन सा है। तो आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर जो है द्रुतगामी विकास का नियम, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है आपका। इसके बाद इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान, परस्पर संबंध या निरंतर विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत ही सही माना गया है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये किसने कहा है। तो ये जो कथन है ये हरलॉक का है। ठीक, यानी कि चौथा वाला। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। कल्पना, स्मृति, चिंतन या प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर जो है चौथा वाला ऑप्शन, यानी कि प्रत्यक्षीकरण जो है सही है। फिर अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोहलर, गेस्टॉल्ट, पावलाव और थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि थॉर्नडाइक ने सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वह बिल्ली के ऊपर किया था। ठीक। अगला प्रश्न आता है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर होगा, यानी कि सामान्य बुद्धि के जो बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि का स्तर कितना होगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, यानी कि 90 से 109 जो है ये वाला सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। कैटल, स्किनर, बर्नर या थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर जो है कैटल का तरल क्रिस्टलीय बुद्धि सिद्धांत यहाँ पर सही है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और इन्होंने जो है चूहे और कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। ठीक। अगला प्रश्न आता है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन है आपके परीक्षण निर्माण है, अंकन है, प्रशासन है, वैधता है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी कि परीक्षण निर्माण में जो है ब्लूप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विकास की पूर्व संख्यात्मक अवस्था इनमें से किसने दी है। ब्रूनर है, स्किनर है, कोहलर है, पियाजे हैं। तो पियाजे जो हैं 4 अवस्थाएं बताते हैं, जिनमें से संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने बताई है। तो ये जो दूसरे नंबर की अवस्था है यही वाली अवस्था यहाँ पर दी हुई है, ये जो है पियाजे की अवस्था बताई गई है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है।
फिर है MPPI परीक्षण का उपयोग इनमें से किसके मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, संप्राप्ति या बुद्धि? तो MPPI का जो प्रयोग किया जाता है वो सृजनात्मकता के लिए किया जाता है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है अधिगम हेतु इनमें से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या रुचि? तो यहाँ पर जो आयोग है वो मान रहा है कि यहाँ पर मैच्योरेशन यानी कि कुता को उसने सही माना है, तीसरा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है शैशव काल का समय है 12 से 18, 15 से 15 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष। तो यहाँ पर जो देखिए उत्तर आयोग ने बताया है वो जन्म से 6 वर्ष तक बताया है, और राष्ट्र के अनुसार जो है जन्म से 2 वर्ष तक माना गया है। तो देखते हैं इस पे क्या कोई प्रक्रिया होती है या नहीं। हाँ, अभी तक जो आयोग उत्तर मान रहा है वो जन्म से 6 वर्ष है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है 21वां कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जो है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। फिर आपका 22वां प्रश्न है किसने पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित की है? DB ब्लूम, किलपैट्रिक या हर्बर्ट? तो यहाँ पर जो है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है किन्होंने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है? जुंग है, कैनन है, स्प्रेंजर है, क्रेसमर है? तो यहाँ पर जो है कैनन कहा गया है। अब देखते हैं इसके बारे में वाद विवाद होगा, फिर क्या उत्तर आता है। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है? कोल, प्रूस्ट ने, डिहान ने, ड्रेवल ने या क्रो एवं क्रो ने? तो यहाँ पर जो है दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, क्रो एवं क्रो ने कहा है। ठीक। अगला प्रश्न है स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है? तो तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप बच्चों में भाषा का विकास होता है। अगला प्रश्न है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने बताया था? तो मैकडूगल जी ने बताया है। फिर प्रश्न है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये किसने कहा था? तो यहाँ पर जो है डम्बिल, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है इनमें से किसका नाम सूचना शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ, रॉस और गाल्टन? तो यहाँ पर जो है चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि गाल्टन जो है बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न है 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो चौथा वाला ऑप्शन, यानी कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपका साइकोलॉजी का, यानी कि लास्टवां प्रश्न बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक है, स्टर्न है, वर्नन है, स्पीयरमैन है? तो द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत ये दोनों ही स्पीयरमैन ने दिए हैं। ठीक। अब आते हैं हम हिंदी के चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि हिंदी के जो है प्रश्नों में क्या सही है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप पैसेज पढ़ेंगे जो कि आप कर चुके हैं। आप पैसेज पढ़ने के बाद एक 30वें नंबर से जो है हिंदी के प्रश्नों को पाएंगे। तो हिंदी का जो है सबसे पहला प्रश्न है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ में जो है अक्कड़ प्रत्यय है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, कुशीनगर, पारसौली और वैशाली? तो यहाँ पर जो है वैशाली ऑप्शन, यानी कि चौथा वाला सही है। फिर है आपका स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर जो है व्यंजन संधि हो जाएगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो सेट है वो सी वाला है। बाकी आप अपने प्रश्न के हिसाब से अपने उत्तरों का मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन, यानी कि 35 वर्ष सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म? यहाँ पर जो है दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि वैदिक धर्म वाला सही है। अगला प्रश्न है अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक के मूर्धन्य, कंठ तालव्य या कंठोष्ठ? तो यहाँ पर जो है आपका नासिक सही हो जाएगा, यानी कि पहला वाला। अगला प्रश्न 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है या परिमाण बोधक है? तो देखिए यहाँ पर जो ये गज है एक मात्रक है और मात्रक वाली चीज़ें जो है परिमाण बोधक में रखी गई हैं, तो यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न समास का विलोम क्या है? तो समास का विलोम जो है व्यास होता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। यहाँ पर है शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो शून्य का जो तत्सम रूप है वो दूसरा है, यानी कि शून्य। अब देखिए ये जो 40वां प्रश्न है इसमें भी आपको हो सकता है वाद विवाद होने के बाद 1 नंबर बढ़ने का जो चांस है मिल सकता है। इसमें जो प्रश्न दिया है आँख की किरकिरी होने का अर्थ है,
तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना, कष्टदायक होना या धोखा देना। तो यहाँ पर जो है अप्रिय लगना और कष्टदायक होना, ये दोनों ही एक जैसे अर्थ दे रहे हैं, यानी कि पहला और तीसरा, इन दोनों में हो सकती है बात उलझे। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन है अनुग्रहित, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द है? ये भी चौथा ही सही है, जिसमें री की मात्रा लगी हुई है, और 41वें में भी री की जो मात्रा लगी हुई है वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सध्वनि का जो उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, दंतालु है, मूर्धा है या तालु है? तो दंतालु तो कोई उच्चारण स्थान है नहीं। हाँ, तालु है, जिसे हम इचु यसा नाम तालु के नाम से जानते हैं, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? अत, अत्य, अ और अति। तो यहाँ पर जो उपसर्ग वो है अति। ठीक, अगला प्रश्न आता है, उपत्यका का अर्थ क्या है? तो उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन। और तीसरा जो है ऑप्शन पर्वत का शिखर, उसे हम चोटी के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? शुद्धवर्तनी, श्रुतलेख, सुलेख और आशुभाषण। तो यहाँ पर जो है दूसरा वाला ऑप्शन आशुभाषण सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं? तो हिंदी भाषा की जो है 18 बोलियाँ हैं, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं? तो दूसरा वाला ऑप्शन समाज धन इक जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? लीलाधर जगुड़ी, अखिलेश, हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो यहाँ पर जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही है, अखिलेश। और इन्होंने इस पत्रिका का जो संपादन किया था वो है लखनऊ से इन्होंने किया था। ठीक, अगला प्रश्न आता है, 12 बरस ले कुकुर जी अर्धेरल है जी एस यार, यह पंक्ति किसकी है? तो जगनी की यह पंक्तियाँ हैं, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है, अकाल का पर्यायवाची क्या है? तो अकाल का जो पर्यायवाची है वो दुर्भिक्ष है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही है। फिर अगले प्रश्न की तरफ 52वां प्रश्न है, इनमें से मिश्र वाक्य की पहचान करने के लिए कह रहा है? तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आप जानते हैं कि जहाँ पर की से जुड़ा रहता है शब्द, उसे हम मिश्र वाक्य में ले जाते हैं। तीसरा यहाँ सही हो गया। अगला प्रश्न, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें जो है भाववाच्य है, यानी कि तीसरा ऑप्शन। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, यह विसर्ग संधि है, और यहाँ पर जो संधि विच्छेद किया गया है वो निधन कपट, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही सही है। अगला, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? आपसे देश का नाम पूछ रहा है, कहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं, दक्षिण अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं, मॉरिशस जो है यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, सूरसागर जो है किस भाषा की रचना है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली और ब्रज। तो सूरसागर जो है ये ब्रज भाषा की है। ठीक, इसके साथ ही साहित्य लहरी, ये सब जो है सूरदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत, यह जो है किसने लिखा था? तो चौथा वाला ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक या गुणवाचक? तो यहाँ पर जो है गुणवाचक सही है। अगला प्रश्न, चौराहा शब्द में समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व और द्विगु। तो यहाँ पर जो है तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि द्विगु समास सही हो जाएगा। अब आते हैं हम संस्कृत के पाठ की तरफ, और संस्कृत जो है 61 से लेकर के शुरू होता है। तो 61वां प्रश्न देखते हैं, बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या जो है 11 होती है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। जो अभ्यंतर प्रयत्न है उनकी संख्या 5 होती है। ठीक, अगला प्रश्न, मनोरथ जो है उदाहरण है किस संधि का? स्वर का, प्रकृति भाव का, व्यंजन का या विसर्ग का? तो यहाँ पर जो है मना धन रथ, यानी कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर जो है चौथा वाला ऑप्शन कर्मणा यमभिप्रेत्य स संप्रदानम, ये वाला सही है। अगला प्रश्न है, अंतस्थ वर्ण है? तो यण जो है य व र ल, ये जो है अंतस्थ वर्ण में आ जाते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अगला है, मुझे संस्कृत जो है अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? तो मह्यम संस्कृतम रोचते, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अगला, शिशु मोदकाय रोदित, यह किसका उदाहरण है?
तो तादर्थे चतुर्थी वाच्य का, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। उच्चय उदाहरण है किसका? अलिंग का, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। ऊष्म वर्ण यानी कि स श श ह, जो कि सल के अंदर आते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पठानी रूप है, पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, यानी कि तीसरा वाला। छ मिलकर बना है क और स से, जिसमें कि लास्ट में हलंत भी लगा रहता है, और ये जो श है वो मूर्धा सा है, ठीक, यानी कि पहला। अगला, अट प्रत्याहार के वर्ण हैं स्वर तथा हैवरट, ये जो है अट प्रत्याहार में आते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि अट में कैसे हम पता करेंगे, तो जैसे हुआ कि अयुड़, रिलिक, एयोंग, एयोच, हैवरट। अ सबसे पहले अक्षर का और ट जो है य व र ट, वहाँ का पहला अक्षर और यहाँ का लास्ट अक्षर दोनों को मिला करके प्रत्याहार बन जाता है, तो इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन। फिर कारक में यदि प्रकृति है क्री, तो प्रत्यय क्या है? तो कारक में जो है ढुल प्रत्यय लगता है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है, व्यय भाव समास का उदाहरण है पीताम्बर, द्वादश, राजपुरुष और अधिहरि। तो हरि एक शब्द है जिसमें अधि लगा देंगे तो अधिहरि बनेगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है। इनमें से कौन चतुर्विहर्ति सहर्ति संहिता के नाम से जाना जाता है? तो रामायण को इसके नाम से जानते हैं, महाभारत को है जो सतसहर्षि संहिता के नाम से जानते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर पहला वाला का ऑप्शन सही है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो ज्ञ जो है ज और इया से बनता है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा अहम एवं मन्ये, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। मैं बाजार जाता हूँ, इसका संस्कृत में कर्मवाच्य बताइए, तो अहम आपणम गच्छामि, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। पच धातु में अगर क्त प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा? तो पक्वा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। पंचनवति संख्या है, चौथा ऑप्शन। 95 को पंचनवति के नाम से भी जानते हैं। अव्यय शब्द समूह है सर्वत्र, अधुना और ऊपरी, यानी कि तीसरा ऑप्शन। फिर संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वौषधम कहा गया है? तो यहाँ श्रीहर्ष को, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ से जो है 3 प्रश्न पूछे गए हैं इस पैसेज से। तो पहला प्रश्न जो है शिवपदस्य अन्यार्थक का, तो यहाँ पर जो है चौथा वाला ऑप्शन श्रृंगाला सही है। फिर अगला प्रश्न आता है गद्यखंडे कया प्रश्ने पृच्छते, तो लक्ष्म्या, यानी कि तीसरा ऑप्शन। कयो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु, यहाँ पर जो है तीसरा वाला ऑप्शन लक्ष्मी और पार्वत्यो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? अल है, र है, ल है, हल है, तो इसे जो है दूसरा माना गया है, यानी कि ल। फिर अगला प्रश्न है 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो यहाँ नहीं पूछ रहा है। पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों हैं, जो नहीं है वो दूसरा है, यानी कि 69 जो है ये 79 की संख्या नहीं है। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इसका अनुवाद कीजिए, तो दिने पाठा पठिता, यानी कि चौथा ऑप्शन। उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। कृष्णम एक शब्द है और यहाँ पर जो है उप प्रत्यय लगा हुआ है, सॉरी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके बाद 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है द्वित्रिंशत्, द्वौत्रिंशत्, द्वाधिक और द्वात्रिंशत्, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। पति शब्द का सप्तमी एकवचन रूप होगा पत्यो, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक, यहाँ पर आपका संस्कृत समाप्त हो रहा है। अब आते हैं हम मैथ पार्ट की तरफ और देखते हैं इसमें कौन सा सही हो रहा है। तो यहाँ पर जो है सवाल आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ ऑप्शन की बात करेंगे कि इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही है, सॉरी इसमें 2 लिखा हुआ है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। और अगला प्रश्न इसमें जो है मंगलवार सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है इसमें 11/64, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में जो है दूसरा ऑप्शन सही है 6.3 सेंटीमीटर वाला। और इसके आगे का जो प्रश्न है उसमें आरोही क्रम में लिखना है इसको, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर जो है तीसरा वाला ऑप्शन ऐसे बैठ रहा है। ठीक, अगले प्रश्न इसमें जो है माध्य और बहुलक, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला जो प्रश्न है इसमें जो है 54 वाला, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। और फिर यहाँ पर जो है पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए दिया है, इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 540। ठीक,
अगला प्रश्न है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। इसे जब आप पूरे अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 21 मीटर। फिर आता है अगला प्रश्न 100 नंबर का। इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि 30 दिन। फिर अगला प्रश्न है, इसमें जो है 7/330 वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है, इसमें जो है तीसरा ऑप्शन √2 + √5 ये वाला सही है। फिर आगे का प्रश्न है, इसमें जो है 6 सही 2/3 वाला ऑप्शन सही है, यानी कि पहला वाला। फिर अगला प्रश्न है, इसमें जो है चौथा वाला ऑप्शन सही है, 13, 57, 92। अगला प्रश्न है, पाई क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। फिर अगला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है 1/25 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा। 107 वाले में जो है आपका 96, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। और 108 में जो है आपका चौथा वाला ऑप्शन, यानी कि 15 सही है। और अगर आप 100 से छोटे धन पूर्णांकों अभाज्यों की संख्या निकालते तो वहाँ पर जो है 25 हो जाता। फिर 109वां प्रश्न है, यहाँ पर जो है आपका तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि 14 और 5 ये वाला सही है। 110वें में आपका 4 सेंटीमीटर सही है, यानी कि पहला वाला। और 111वें में 33 सही 1/3% की हानि होती है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। और 112वें में जो है दूसरा ऑप्शन, यानी कि जब इस संख्या को हम 12 से भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा। ठीक। अगला प्रश्न जो है, इसे जब हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे 9 दूनी 18, फिर ऐसे ऐसे करके आपको लास्ट वाले अंक का जो है गुणनफल करना है। तो यहाँ पर जो है दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि 4 सही है। अगला प्रश्न है, जो इसमें भी दूसरा वाला ऑप्शन ही सही है। और फिर 115वें नंबर का प्रश्न है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे है, तो यह श्रेय जो है आर ए फिशर को जाता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसे जब आप देखेंगे तो ये जो है दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि 1/4। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, आंकड़ों का समांतर माध्य ऐसे करके, तो आप यहाँ पे चिन्ह जो है मिला लीजिएगा। बाकी AGH ये तीनों ऑप्शन में आपको दिखेंगे, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला 118वां है, 5/36, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे, तो श्रीनिवास रामानुजन, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। फिर 120वां प्रश्न है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है पहला वाला ऑप्शन सही मिलेगा आपको, यानी कि 200 मीटर स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका मैथ भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम इन्वायरमेंट की तरफ, यानी कि पर्यावरण, और इसे मिलाएंगे, देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। LPG के संदर्भ में क्या असत्य है, तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला, यानी कि दूसरा वाला सही है। फिर पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। मकर रेखा है 33 सही 1/2, यानी कि 23.5 साउथ, यानी कि दक्षिण में। ठीक। तीसरा ऑप्शन सही है। फिर इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, तो डॉक्टर A.G. टांसले ने किया था। इनमें से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। फिर प्रश्न आता है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं किस लिए, तो रेन शेडो प्रभाव के कारण जो है दक्षिणी घाट जो है शुष्क है। ठीक। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब, तो यहाँ पर जो है तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि 1972 में पारित हुआ था यह, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण ऊर्जा कहलाती है, तो यहाँ पर जो है तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि सौर स्थिरांक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो USSR, यानी कि रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही है आपका, मांसाहारी। फिर वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, तो यह जो है 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ, यानी कि दूसरा ऑप्शन। फिर इनमें से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, तो पर्यावरण का अगर संरक्षण करना है तो हमें जैविक खेती करनी होगी, और जैविक खेती के लिए जो सिक्किम है वो सबसे पहले स्थान पर है। ठीक। यहाँ पर आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। फिर 135वां है, अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे,
तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न WWF से क्या संबंधित है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। फिर फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, और शांत घाटी पूछेंगे तो वो केरल में। ठीक। 138वां प्रश्न आ जाता है, इनमें से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आप प्रदूषण से प्रदूषण को मिलाए होंगे तब भी आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला। ठीक। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में, यानी कि तीसरा ऑप्शन। 140वां है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो सांगपो नदी है इसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ध्रुव तारा कहा जाता है किसे? तो उत्तरी तारों को हम जो है ध्रुव के नाम से जानते हैं। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? तो यहाँ पर जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। इसके बाद लखनऊ समझौता 1916 किन दो देशों के मध्य हुआ? तो यह नरम व गरम दल के मध्य हुआ, ऐसा आयोग का मानना है। फिर अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह गुजरात में है, यानी कि चौथा ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन से, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। अगला है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। फिर अगला है, बायोमैग्निफिकेशन है क्या है? तो समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ठीक। और फिर अगला है, इनमें से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक जो है यहाँ पर सही है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। और सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई भी गलती हुई हो या त्रुटि हुई हो तो आप उसे क्षमा करिएगा। हाँ, ऑप्शन में आप उसे ज़रूर बता दीजिएगा जहाँ आपको लगा हो कि इसमें यहाँ नहीं, यहाँ जो है ये आंसर होना चाहिए। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।